कर लीजिएगा फ्रीली। ओके तो क्वेश्चन मैंने आपको व्हाट्सएप किया था, प्लस आप लोगों के पास पास्ट पेपर्स भी मैंने सारे कंपाइल्ड भेज दिए थे व्हाट्सएप पे। उसमें जो एक क्वेश्चन मैंने अपने इसमें कंपाइल में भेजा था, जो ईओक्यू के क्वेश्चंस हमने एक्सट्रैक्ट किए हुए थे, उसमें एक क्वेश्चन में आपको जो है, तो वैसे हमारे पास क्या होता है, हम ये देखते हैं कि हमारे पास ओपनिंग स्टॉक कितना था, यानी इन्वेंट्री के कितने यूनिट्स मौजूद थे। उसमें फिर हम प्लस करते हैं परचेस यूनिट्स या फिर प्रोड्यूस्ड यूनिट्स, डिपेंड्स, और माइनस करते हैं उसमें से क्लोजिंग स्टॉक। तो ये आ जाता है यूनिट सोल्ड। अच्छा, ये सिमिलरली अगर हमें सेल्स का पता हो और ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का पता हो, तो हम इस फॉर्मूला को रीअरेंज कर सकते हैं ये कैलकुलेट करने के लिए कि हमें परचेज कितने करने हैं। तो यूनिट सोल्ड यानी डिमांड, ओपनिंग स्टॉक उस तरफ प्लस में है, इस तरफ लेके आएंगे माइनस में आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक उस तरफ माइनस में है, इस तरफ लेके आएंगे तो प्लस में आ जाएगा, और हमें पता चल जाएगा कि हमें यूनिट्स परचेज कितने करने हैं या प्रोड्यूस कितने करने हैं। ये एक बेसिक फॉर्मूला है जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का भी आपने बचपन से पढ़ा हुआ है। उसमें हम रुपीस में वैल्यू रखते हैं, बिकॉज दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू प्लस परचेसेस की वैल्यू और माइनस क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हम रखते हैं। इसी को अगर हम रखें यूनिट्स में तो भी हो सकता है। अच्छा, आप क्वेश्चन की तरफ आते हैं। Orchid Limited is trading concern. It is planning to implement economic order quantity model from 1st April 2019. देखिए, हम फ्यूचर का सोच रहे हैं, गुजरे हुए वक्त के फैसले नहीं किए जाते। जो साल गुजर गया उसमें हमने कितने यूनिट्स मंगाए, क्या किया, वो तो गुजर गया ना वक्त। हमें बात करनी है आइंदा आने वाले वक्त की, कि जो कमिंग पीरियड है उसमें हम किस तरीके से करेंगे। डिसीजन जो लिया जाता है, डिसीजन मेकिंग जो भी की जाती है, दैट इज ऑलवेज फॉर फ्यूचर, दैट्स नेवर फॉर पास्ट। गुजर गया उसका फैसला नहीं लिया जा सकता। ऑर्चिड लिमिटेड डील्स इन 4 प्रोडक्ट्स, each of which is purchased from different supplier. अच्छा, अब ये हिसाब किताब बिल्कुल अलग है। वैसे अगर होता कि हम एक ही सप्लायर से चारों प्रोडक्ट्स का रॉ मटेरियल खरीदते हैं, तो हम चारों प्रोडक्ट्स की डिमांड मिला के और की डिमांड कैलकुलेट कर सकते थे। इसने ये कह दिया कि वो हम अलग अलग सप्लायर से खरीदते हैं, तो डेफिनेटली हमारी जो रॉ मटेरियल है वो अलग अलग है, और जो खरीदा जाएगा वो अलग अलग सप्लायर से खरीदा जाएगा। तो उन चारों मटेरियल्स का अगर ईओक्यू कैलकुलेट करना होगा तो अलग अलग ईओक्यू कैलकुलेट किया जाएगा। देयर कैन नॉट बी अ यूनिवर्सल ईओक्यू टू कंप्यूट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फॉर वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स बीटा। द फॉलोइंग डेटा हैज बीन गैदर्ड। अच्छा, अब ये कब की डेटा है? ये गुजरे हुए साल की डेटा है।
पिछले साल हमारी जो एनुअल सेल्स हुई थी यूनिट्स में, वो 72,000 थी। पिछले साल हमने जो सेफ्टी स्टॉक रखा था वो भी 2,000 था। पिछले साल हमारे जो ट्रांजिट लॉसेस है, और ट्रांजिट लॉसेस मेजर कैसे किए गए हैं, एज अ परसेंटेज ऑफ परचेजेस, वो थे 10%। दैट मीन्स कि हम सप्लायर से जितनी भी क्वांटिटी खरीदेंगे उसका 10% ट्रांजिट में जाया हो जाएगा। जिस तरह आजकल फ्रूट्स में सीजन चलता है, तो हम क्या करते हैं, हम वाटरमेलन खरीदते हैं। अब वाटरमेलन जो खरीदता है, हम देखते हैं कि यार एक सुपर स्टोर है, मैक्स बचत है, वहां पे 30 रुपए किलो मिल रहा है, और जो रेडी वाला है वो 50 रुपए 45 रुपए किलो दे रहा है। तो हम इनसे आके बहस करते हैं कि यार तुम लोग इतना महंगा चला रहे हो, बड़ा मार्जिन रखते हो। लेकिन इश्यू क्या है कि अगर आप सुपर स्टोर से लेते हैं तो वो आपको चेक करके नहीं देंगे, फिर आपका नसीब है, आप घर लेके जाएं, वहां जाके आप उसको खोलें, फिर मीठा निकलता है, फीका निकलता है, कच्चा निकलता है, वो उनका सरदर्द नहीं है। लेकिन रेडी वाला जो भी खरीदता है, उससे खरीदने से पहले हम कहते हैं कि पहले हमें एक पीस काट के दिखाओ, अगर के लाल हुआ, मीठा हुआ तो हम आपसे खरीदेंगे, अगर मीठा ना हुआ तो हम आपसे नहीं खरीदेंगे। अब वो जो शॉपकीपर है या जो रेडी वाला है, वो जितने भी परचेजेस करेगा उसमें से सर्टेन अमाउंट कच्चा निकलेगा या फीका निकलेगा, जो कि आगे बिक नहीं पाएगा। सेम केस यहाँ पे अप्लाई हो रहा है कि हम जब सप्लायर से जितनी भी, मिसाल 100 केजीज भी खरीदते हैं, तो उसमें से 10 केजी हमारा ट्रांजिट में जाया हो जाता है, बाकी 90 केजी कारामद हो पाएगा, वो यूजफुल हो पाएगा। एवरेज होल्डिंग कॉस्ट पर मंथ। अच्छा, लेट मी रिमाइंड, हाउ डू वी कैलकुलेट एवरेज इन्वेंट्री? एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट करने का हमारे पास तरीका होता है रीऑर्डर क्वांटिटी यानी क्यू डिवाइडेड बाय 2, प्लस सेफ्टी स्टॉक। पर मंथ 5 लाख है, और एवरेज होल्डिंग कॉस्ट पर मंथ पर यूनिट 80 है। हम होल्डिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं? एवरेज इन्वेंट्री मल्टीप्लाइड बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, तो ये हमारी आ जाती है होल्डिंग कॉस्ट। इसने हमें बताया है कि एक मंथ की होल्डिंग कॉस्ट 5 लाख है, और एक मंथ यूनिट को होल्ड करने का खर्चा 80 रुपीज है। तो हम एवरेज इन्वेंट्री इस तरीके से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें आरओ क्यू पता नहीं है। आपकी होल्डिंग कॉस्ट कितनी है? 5 लाख, और होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर मंथ कितनी है? 80। इस हिसाब से हमारी एवरेज इन्वेंट्री कितनी बनेगी?
करेक्ट, 6250। 5 लाख डिवाइडेड बाय 80, तो हमारी जो एवरेज इन्वेंट्री है दैट इज 6250। यूनिट्स। अच्छा, एक चीज मैं एक्स्ट्रा हाईलाइट कर दूं, नॉर्मली हम इसको मंथली नहीं लेते हैं, हम इसको एनुअली लेते हैं। तो आप ये काम भी कर सकते हैं। आपकी मंथली होल्डिंग कॉस्ट है 5 लाख, तो एनुअल कितनी होगी? 60 लाख। इसी तरीके से आपकी मंथली होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट कितनी गिवन है? 80 रुपीज पर यूनिट पर मंथ। इसको भी हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये बन जाएगा 960। तो फॉर्मूला वही चल रहा है, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ठीक है, हम सेम रिपीट कर सकते हैं। एनुअल होल्डिंग कॉस्ट 60 लाख है और होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम 960 है। तो हमारी एवरेज इन्वेंट्री कितनी है? 6250। सेम आ गया? अच्छा, सेट हो गया। अब हम वैसे ये कैलकुलेट करने का तरीकाकार क्या था? Q डिवाइडेड बाय 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक। अच्छा, हमारा पिछले साल सेफ्टी स्टॉक कितना बताया है क्वेश्चन में? 2000 यूनिट्स। अगर हम इसी के बेसिस पे क्यू कैलकुलेट करना चाहें तो भी कर सकते हैं। $6250 में से माइनस करेंगे 2000 और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो पता चल जाएगा कि हमारी ऑर्डर क्वांटिटी है कितनी। 6250, ओके, 8500 बासत मल्टीप्लाई बाय 2, 8500 करेक्ट। फॉर्मूला को समझ रहे हो? इसने हम फॉर्मूला को किस तरीके से घुमा फिरा रहे हैं। हम नॉर्मली एवरेज होल्डिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं? Q डिवाइडेड बाय 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक, ये हमारी एवरेज इन्वेंट्री आ जाती है। उस एवरेज इन्वेंट्री को हम मल्टीप्लाई करते हैं होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम से, तो हमारी एनुअल होल्डिंग कॉस्ट आ जाती है। इस क्वेश्चन में हमें मंथली होल्डिंग कॉस्ट गिवन है, मंथली होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट गिवन है और उसके बेसिस पे हम एवरेज इन्वेंट्री निकाल रहे हैं। सेफ्टी स्टॉक गिवन है, उसके बेसिस पे हमने आरओक्यू भी निकाल दिया। जरूरत में है या नहीं है, मैं सिर्फ आपको फॉर्मूला से खेलना सिखा रहा था। अच्छा, एक हमें बताया इसने कि एवरेज होल्डिंग कॉस्ट पर मंथ है 500,000 एंड एवरेज होल्डिंग कॉस्ट पर मंथ पर यूनिट है 80। नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स इशूड फॉर बीटा, ये सिर्फ बीटा के लिए थे। नोट नंबर 2, टोटल कॉस्ट ऑफ परचेज डिपार्टमेंट फॉर द लास्ट ईयर अमाउंटेड टू 45 लाख रुपए, 4,500,000 रुपीज, which include fixed cost of 1,350,000. A total of 100 purchase orders were issued during last year. अच्छा, हम पहले निकालते हैं वेरिएबल परचेजिंग कॉस्ट। तो पूरे साल हमारी कॉस्ट थी 45 लाख।
जिसमें से वेरिएबल एलिमेंट था 1350। तो बासित आपका आंसर है 31,50,000। ठीक है, 31,50,000। अच्छा, अब मुझे क्योंकि ईओक्यू निकालने के लिए कॉस्ट पर ऑर्डर चाहिए, तो कॉस्ट पर ऑर्डर निकालने के लिए ये हमारी प्रैक्टिस अब तक तकरीबन तमाम क्वेश्चंस में सेम रही है। हम इसको नंबर ऑफ ऑर्डर से डिवाइड करते हैं। सवाल मेरा यह है कि हमारे पास 40 ऑर्डर्स थे बीटा के और 100 ऑर्डर्स थे पूरी कंपनी की, 3 प्रोडक्ट्स भी मौजूद है। हमें अपनी इस 31,50,000 की ऑर्डरिंग कॉस्ट को 100 ऑर्डर से डिवाइड करना चाहिए जो कि पूरी कंपनी के थे, या 40 ऑर्डर से जो कि बीटा के थे, टू कैलकुलेट द कॉस्ट पर ऑर्डर। हमें ऑर्डरिंग कॉस्ट को 100 ऑर्डर से डिवाइड करना चाहिए या फिर 40 ऑर्डर से। हमजा says 40 and हमाद says 100। ओके, देखें आप, ये देखो विदाउट 100, ये देखें कि ये जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है ये पूरी कंपनी की है कि सिर्फ बीटा की है। क्वेश्चन में लिखा है द टोटल कॉस्ट ऑफ परचेज डिपार्टमेंट। अगर ये कहता कि परचेज कॉस्ट सिर्फ बीटा की जो कॉस्ट है वो इतनी है, तो हम बीटा के ऑर्डर से डिवाइड करते हैं। लेकिन क्योंकि ये जो कॉस्ट है ये पूरे परचेजिंग डिपार्टमेंट की है, यानी आपकी कंपनी ने जितने भी ऑर्डर्स प्लेस किए हैं वो ये है। बासित इसको मल्टीप्लाई बाय 40 करने से हमें बीटा की ऑर्डरिंग कॉस्ट पता चल जाएगी। हम अभी वो नहीं कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, हम निकालना चाह रहे हैं कॉस्ट पर वन ऑर्डर। तो हमने क्या किया, 31,50,000 को 100 ऑर्डर से तकसीम कर लिया, तो पर ऑर्डर हमारा खर्चा है 31,50,000, 31,500। अगर हम ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि बीटा के ऊपर हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आई है, तो डेफिनेटली हम इसको 40 से मल्टीप्लाई करते तो उसकी आ जाती। लेकिन ये 40 जो ऑर्डर्स आपने प्लेस किए हैं ये आपने प्रीवियस आरओक्यू के बेसिस पे किए हैं, वो गुजरा हुआ वक्त है। अगर मांगता, बजटिंग करवाता, पूछता कि पिछले साल हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आई थी, तो हम उसको 40 से मल्टीप्लाई करते। लेकिन अभी आइंदा आने वाला वक्त की बात की जा रही है, गुजरा वक्त की बात नहीं की जा रही। तो हमें ईओक्यू के लिए ऑर्डरिंग कॉस्ट मिल चुकी। दूसरा में चाहिए होती है होल्डिंग कॉस्ट। होल्डिंग कॉस्ट ऊपर गिवन है। होल्डिंग कॉस्ट इज 80 रुपीज पर यूनिट पर मंथ। इसको हमने 12 मंथ से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गई 960 पर यूनिट पर एनम। जी हमास इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट होगा बिल्कुल। अभी हम आइंदा आने वाले साल के ऊपर नहीं आ रहे, हम अभी गुजरे हुए साल का डेटा एक्सट्रैक्ट करें। लेकिन परफेक्ट, आपकी बात बिल्कुल सही है, अभी इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट इसके ऊपर आएगा। अभी हम डिमांड निकाल लेते हैं जो कि सबसे बड़ा सरदर्द है इस क्वेश्चन के अंदर। थोड़ा एक्टिव रहिएगा, फोकस रहिएगा, कोई कंफ्यूजन हो तो फौरन पूछ लीजिएगा। फिर ये देखो कि हमारी आइंदा आने वाले महीने की, सॉरी साल की सेल्स कितनी है। इसने पिछले साल की सेल्स बताई 72,000 है। नोट नंबर 3 में इसने बताया है कि सेल्स वॉल्यूम 25% से इंक्रीज होगा। समझ में आ गई ये बात, बड़ा इजी है। तो पिछले साल आपकी सेल्स हुई थी 72,000, अगले साल जो आपकी डिमांड होगी
वो पिछले साल के सेल से 25% ज्यादा होगी। सेफ्टी स्टॉक पिछले साल आपने रखा था 2000 यूनिट्स का और इस साल आप रखेंगे 2500 यूनिट्स का। ट्रांजिट लॉसेस एज अ परसेंटेज ऑफ परचेजेस लास्ट ईयर थे 10%, आइंदा आने वाले साल में होंगे 6%। और इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन ऑल कॉस्ट इज 10%, यानी आपकी जो होल्डिंग कॉस्ट है वो भी 10% बढ़ेगी, आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो भी 10% बढ़ेगी। लास्ट सेंटेंस मिस ना करना। नोट नंबर 4 कह रहा है क्लोजिंग इन्वेंट्री एक्सक्लूडिंग सेफ्टी स्टॉक। देखो सेफ्टी स्टॉक का इसने ऊपर बता दिया है कि अगले साल में मुझे 2500 यूनिट्स रखने हैं। क्लोजिंग स्टॉक एक्सक्लूडिंग सेफ्टी स्टॉक वेरीज इन लाइन विथ सेल्स वॉल्यूम। आपका सेल्स वॉल्यूम कितने फीसद बढ़ रहा है? 25% बढ़ रहा है। तो आपका क्लोजिंग स्टॉक भी कितने परसेंट से बढ़ेगा? 25% से बढ़ेगा। लेकिन ये 25% इजाफे का जो इतलाक है वो सेफ्टी स्टॉक के ऊपर नहीं होगा। अच्छा, अब हम अपनी वर्किंग करते हैं। पहला, आइंदा आने वाले साल की सेल्स डिमांड कितनी है? यस, आप लोगों ने मुझे बता दिया, इट इज 90,000। सो 90,000 इज बेसिकली 72,000 का 25% आपने बढ़ा दिया, करेक्ट? पहले वाले फॉर्मूला जो मैंने एट द वेरी बिगिनिंग ये बताया था कि यूनिट सोल्ड जो हमें गिवन होंगे, मिसाल ये अभी आपने कैलकुलेट कर लिया है 90,000, इसमें से माइनस करना है ओपनिंग स्टॉक, प्लस करना है क्लोजिंग स्टॉक, तो हमारी परचेजेस आ जाएंगी। तो सेल कितने होने अगले साल ये तो आपने मुझे बता दिया। अब मुझे हेल्प करें टू कैलकुलेट कि मेरा ओपनिंग स्टॉक कितना होगा। ये आपने मुझे ऊपर कैलकुलेट करके बताया था, यहाँ पे 6,250 यूनिट्स। क्योंकि एवरेज हम कितने यूनिट्स अपने पास रख रहे हैं, तो Q डिवाइडेड बाय 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक, हमारा आंसर आया था 6,250। 8,500 यूनिट्स हमारी ऑर्डरिंग पॉलिसी है, तो 8,200 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2,000 हम अपने पास रखते हैं 6,250 यूनिट्स। इसमें 2,000 यूनिट्स की सेफ्टी है। ठीक हो गया, यहां तक हमारी बात क्लियर है। हमें ये बताया गया था कि हमारी जो मंथली होल्डिंग कॉस्ट है वो 5 लाख है और हर यूनिट को एक मंथ होल्ड करने का खर्चा 80 रुपए है। तो हमने 5 लाख को 80 से डिवाइड करके ये कैलकुलेट किया था कि हमारी जो एवरेज इन्वेंट्री है वो 6,250 है, लेकिन ये पिछले साल की बातें थी। अब हम निकालते हैं अगले साल का क्लोजिंग स्टॉक। कि नेक्स्ट ईयर आपके पास क्लोजिंग स्टॉक कितना रहेगा। उसके लिए ये नोट नंबर 4 बड़ा इंपॉर्टेंट था। इसने क्या कहा था कि क्लोजिंग इन्वेंट्री मासवाए सेफ्टी स्टॉक के वेरीज इन लाइन विद सेल्स वॉल्यूम। अच्छा, अब हम निकालते हैं हमारे पास
एवरेज इन्वेंट्री रहती कितनी है? 6250 की। इसमें से हम थोड़ी देर के लिए साइड करते हैं सेफ्टी स्टॉक को। इसमें सेफ्टी स्टॉक कितना था? 2000 था। तो बाकी आपके पास एवरेज इन्वेंट्री कितनी रख रहे थे आप? 4250। अब ये हमारे पास एक्सक्लूडिंग सेफ्टी स्टॉक थी। ये बढ़ेगी कितने से? जितने से हमारी सेल्स वॉल्यूम बढ़ेगा। सेल्स वॉल्यूम बढ़ रहा है 25% से, तो हमारा इन्वेंट्री भी बढ़ेगी 25% से। तो 4250 को मैंने 25% बढ़ा दिया। योर आंसर इज 5312। राफे 7812 क्या है? टोटल मिला दिया आपने सेफ्टी स्टॉक भी? हाँ ठीक है, ठीक है, गुड गुड गुड। अच्छा 5312 0.5। अच्छा ये हमारी होगी क्लोजिंग स्टॉक एक्सक्लूडिंग सेफ्टी स्टॉक। अच्छा अब सेफ्टी का क्या सीन है? हम अगले साल कितना सेफ्टी स्टॉक रखने का सोच रहे हैं? क्वेश्चन में बिल्कुल वाज़ेह था कि हम अगले साल के लिए 2500 यूनिट्स की सेफ्टी रखना चाह रहे हैं। ये बन जाएगा 7812.5। ये हमारा आइंदा आने वाले साल का क्लोजिंग स्टॉक होगा। किसी को कंफ्यूजन है तो पूछते फॉर्म। ठीक है, ओके। तो हमने क्या किया, पिछले साल की एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट की, जो कि ऊपर ही हम कर चुके थे। 6250 में क्योंकि हम एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट किस तरीके से करते हैं, ROQ यानी Q डिवाइडेड बाय 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक इज इक्वल टू एवरेज। तो एवरेज इन्वेंट्री में से हमने सेफ्टी स्टॉक को हटा दिया, तो बाकी इन्वेंट्री बच गई जो कि हमारा स्टॉक है। सेफ्टी स्टॉक को हटा के बाकी जो हमारी इन्वेंट्री है उसको हमने डिमांड के साथ साथ बढ़ा दिया, और क्लोजिंग स्टॉक आ गया, उसमें फिर 2500 की सेफ्टी स्टॉक को हमने ऐड कर दिया। अच्छा अब हम पहले वाले फॉर्मूला की तरफ वापस आ रहे हैं। सेल्स डिमांड कितनी है? 90,000 यूनिट्स। तो हमने बेचने हैं, माइनस पिछले साल की ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास कितनी मौजूद है? 6250, प्लस अगले साल के लिए हम बचा के कितना रखना चाह रहे हैं? 7812.5। आप लिखे ना लिखे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता। उस हिसाब से आपको परचेजेस कितनी करनी पड़ेंगी? 91562.5। ओके, लेकिन हमें फिर ये भी पता है कि इस साल हमारे जो ट्रांजिट के लॉसेस हैं वो 6% है। यानी जितना हम खरीदेंगे उसका 6% जाया हो जाएगा। तो हम इसको ग्रॉस अप करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 94।
It is 97,407. करेक्ट हमास, विदाउट सही है बिल्कुल। अच्छा, ये हमारी अगले साल में हमने परचेजेस करनी है, तो इसको हम कहेंगे डी। अब डेटा चेक कर रहे हैं, डिमांड हमने कैलकुलेट कर ली जो कि हमें परचेजेस करनी है 97,407। होल्डिंग कॉस्ट आपने कैलकुलेट की थी, इट वाज 960, और उसको हम इन्फ्लेट करेंगे। इन्फ्लेशन का इफेक्ट है 10%। 960, इसको हमने 10% बढ़ाया, इट इज 1056 पर यूनिट पर एनम। ऑर्डरिंग कॉस्ट हमने कैलकुलेट की थी 31,500। इस पे भी इन्फ्लेशन लगेगी, $31,500, इसको 10% बढ़ा दिया, यस 34,650 पर ऑर्डर। अब आप कैलकुलेट करेंगे EOQ 2 into ordering cost into demand divided by holding cost per unit per annum। EOQ है 2528 राफे, ठीक है 2528। ठीक है, अब्दुल रहमान का आंसर आ गया, हमास का आ गया, बासित का आ गया। Fair. So what is exactly question requiring in the end? Calculate EOQ for beta. राफे, होल्डिंग कॉस्ट 1056 नहीं है? 2 into ordering cost। अच्छा, ओके 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 ओके, ऑर्डरिंग कॉस्ट, थैंक यू। ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारी है 34,650, ठीक है। So it is 2528। किसी को कंफ्यूजन हो तो पूछ सकता है। ओके, इन्वेंट्री में इसके अलावा एक चीज आती है, दैट इज रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। व्हाट इज रिस्क एंड अनसर्टेनिटी? के हमें हमेशा एक डर लगा रहता है कि कहीं हमारा मटेरियल स्टॉक आउट ना हो जाए। स्टॉक आउट से बचने के लिए आपको अपने रीऑर्डर लेवल का ख्याल करना पड़ता है। रीऑर्डर लेवल हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि किस लेवल पे हमारा स्टॉक पहुंचेगा कि हम ऑर्डर प्लेस कर देंगे।
अगर आपने ऑर्डर प्लेस करने में देरी कर दी, लेट कर दी, तो इस आप ऑर्डर लेवल क्या रखते हैं आपकी मर्जी है। इसमें दो चीजें अनसर्टेन रहती हैं। पहला, कंजम्पशन यानी डिमांड, कि हमारी फैक्ट्री कितने किलोग्राम्स ऑफ रॉ मटेरियल यूज करेगी या कंज्यूम करेगी। कभी ज्यादा भी कंज्यूम हो सकते हैं, कभी कम भी कंज्यूम हो सकते हैं, तो ये अनसर्टेन रह सकता है। दूसरा अनसर्टेन फैक्टर है सप्लाई लीड टाइम। सप्लायर हमें कितने अरसे में सामान पहुंचाएगा। लेट्स से मैं अगर डिमांड की बात करूं और साथ ही बात करूं उसकी प्रोबेबिलिटी की। मिसाल, मुझे लगता है कि एक दिन में मैक्सिमम हमारी फैक्ट्री 280 केजीज यूज कर सकती है, या एवरेज हमारी फैक्ट्री में जो कंजम्पशन होती है वो 250 केजी की होती है, और वक्त बुरे से बुरा भी रहा तो 220 केजीज तो कहीं नहीं गए। अज्यूम 20% चांसेस हैं कि डिमांड 280 पे जा सकती है। 70% चांसेस है कि 250 ही कंज्यूम होंगे। कोई 10% चांसेस है कि 220 कंज्यूम होंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन में मैं ये कहता हूं कि सप्लाई लीड टाइम इज 4 days। दो चीजें अनसर्टेन हो सकती हैं, सप्लायर को भी टाइम ज्यादा लग सकता है, कम लग सकता है, कंजम्पशन भी ज्यादा हो सकती है, कम हो सकती है, लेकिन ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। गालिबन आपने अपने मैथ्स में जॉइंट प्रोबेबिलिटीज या कंबाइंड प्रोबेबिलिटीज पढ़ी हो, वो वहां तक, क्योंकि दो इवेंट्स अगर अनसर्टेन होते हैं तो फिर जॉइंट प्रोबेबिलिटीज की गेम आ जाती है। अच्छा, हम यहाँ पे आपसे मशवरा लेना चाह रहे हैं कि मैं अपना रीऑर्डर लेवल कितना रखूं, यानी मेरे पास कितना स्टॉक मौजूद हो कि मैं ऑर्डर प्लेस कर दूं। ओके राफे, आपका कहना यह है कि 1000 पे होना चाहिए। राफे कुरैशी के आता है कि आप 1000 यूनिट्स पे नया ऑर्डर प्लेस कर दीजिएगा। मेरा इस पे सवाल यह है कि इस पे क्या स्टॉक आउट होने की गुंजाइश है।
जुनेद और बासित का कहना यह है, इनफैक्ट रमशा का भी कहना यह है कि पे करें। ठीक है, हमजा का भी यही कहना है। राफे ने जब मुझे ये मशवरा दिया है कि आप 1000 यूनिट्स पे ऑर्डर प्लेस करें, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर मैं 1000 यूनिट्स पे सप्लायर को फोन खड़काता हूं या ऑर्डर प्लेस करता हूं, तो क्या स्टॉक होने की कोई गुंजाइश है? यस सर, यस। है, क्योंकि अगर वो लीड टाइम हमारी कंजम्पशन मैक्सिमम हो जाती है तो 280 तक हो जाती है। बेहतरीन, बेहतरीन। अगर हमारी कंजम्पशन हो जाती है 280, तो हमारा स्टॉक आउट हो जाएगा। तो आप कहेंगे यस देयर आर 20% चांसेस ऑफ स्टॉक आउट। जबकि आप में से बाकी स्टूडेंट्स ने मुझे मशवरा दिया है कि आप मैक्सिमम पे गेम खेलें, 280 मल्टीप्लाई बाय 4 डेज। गालिबन आप लोगों का आंसर यही जो आप लोगों ने बताया है, 1120। इस पे स्टॉक आउट के कितने चांसेस हैं भी कि नहीं है? सर अगर हम इतना स्टॉक पर ऑर्डर प्लेस करते हैं तो फिर हमें कोई भी स्टॉक आउट का चांस नहीं होगा। Yes, exactly. So there are no risk of getting stock out. मैंने आपको लास्ट क्लास में एक चीज कही थी कि रीऑर्डर लेवल नॉर्मली कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है? मैक्सिमम यूजेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। लेकिन वाजे रहे कि ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये मेरा मशवरा है। अगर आपको लाइफ में फिर भी कुछ डेयरिंग करना हो तो आप रीऑर्डर लेवल इससे कम रख सकते हैं। अच्छा, अब डर किस बात का है? दो चीजें हैं। पहला है स्टॉक आउट कॉस्ट। अगर हमारी कंपनी, हमारे पास 1000 यूनिट्स मौजूद थे, हमने ऑर्डर प्लेस किया, लेकिन क्योंकि 1000 यूनिट्स पे देयर आर 20% चांसेस ऑफ गेटिंग स्टॉक आउट। वो तब हो सकते हैं जब आपकी जो कंजम्पशन है उन 4 दिनों के दौरान वो मैक्सिमम पे चली जाए। स्टॉक आउट कॉस्ट में जो मेजरेबल है, हम उसको कह सकते हैं कि लॉस्ट या फिर फॉरगॉन प्रॉफिट हो सकता है। मिसाल, एक कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया हुआ था, हमें उसको टाइम पे डिलीवर करना था, हमने की कंजूसी, हमने स्टॉक आउट की गुंजाइश रखी, और ऐसा हो गया कि हमारे पास रॉ मटेरियल शॉर्ट पड़ गया, कंजम्पशन बूस्ट कर गई और हम अपने कस्टमर को डिलीवर ना कर सके। वो कस्टमर हमें छोड़ के चला गया। छोड़ के चला गया मतलब उसने कहीं और से चीज खरीद ली। तो जितना आपका सेल का लॉस होगा, उस पे जो आपका प्रॉफिट फॉरगो हो गया, वो कुर्बानी जो आपने दी, वो आपका स्टॉक आउट लॉस हो सकता है। अच्छा, स्टॉक आउट का नुकसान कभी कभी बियॉन्ड कैलकुलेशन हो सकता है। मिसाल, हम कहते हैं कि एक नाराज कस्टमर 10 कस्टमर्स को खराब कर देगा। तो ऐसी हालत से
अभी हमें मुंह देना है कि हमें पता नहीं चलेगा कि हमारा गुडविल लॉस कितना होता है, क्योंकि हमारा गुडविल लॉस भी हो सकता है। तो देयर आर पॉसिबिलिटीज कि हमें रिस्क ज्यादा हो, हमें उन चीजों को मुंह देना है। अच्छा, एक हमारे पास आ गई स्टॉक आउट कॉस्ट। अगर हम ये कैलकुलेट करना चाहें कि स्टॉक आउट कितनी है, तो हम देखेंगे कि हमारा नंबर ऑफ यूनिट्स कितना स्टॉक आउट हुआ, मल्टीप्लाई करेंगे हर यूनिट पे हमारा प्रॉफिट कितना था, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसकी प्रोबेबिलिटी से। लेकिन फिलहाल अभी मैं इसकी कैलकुलेशन आपको नहीं सिखा रहा, मैं आपको तरीके से सिखाऊंगा फिर। अच्छा, दूसरा क्या सीन है, इसके अगेंस्ट है होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक। हम सेफ्टी स्टॉक किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूजेज। मिसाल, इस क्वेश्चन में हम अगर एवरेज निकालना चाहे तो मैथ्स में आपने पढ़ा है दो तरह की एवरेज होती है, एक सिंपल एवरेज होती है, एक वेटेड एवरेज होती है। हम वेटेड एवरेज निकालते हैं कि हमारी इन्वेंट्री की वेटेड एवरेज डिमांड कितनी है। 280 केजीज कंज्यूम होंगे, चांसेस 20% है। 250 कंज्यूम होंगे, चांसेस 70% है। और 220 कंज्यूम होंगे, चांसेस 10% है। इसको वेटेड एवरेज करते हैं। हमारी वेटेड एवरेज डेली डिमांड कितनी है, टू 253। अच्छा, अब पहला मुझे ये कैलकुलेट करना है कि 4 दिनों का अगर लीड टाइम है तो 4 दिन में मैं कितनी कंज्यूम करूंगा। इट इज 1012। दिस इज ड्यूरिंग लीड टाइम। अच्छा, अब पहला मशवरा मुझे जो राफे ने दिया था कि आप रीऑर्डर लेवल कितना रखें, 1000 का रखें। और दूसरा मशवरा मुझे बाकी बच्चों ने दिया था। अच्छा, राफे ने मुझे कहा कि आसफ 1000 यूनिट्स पे नया ऑर्डर प्लेस कर दीजिएगा, जबकि बाकियों ने मुझे कहा था 1120 का। ये आ गया रीऑर्डर लेवल। इसमें से हम माइनस करते हैं एवरेज यूजेज। मेरी वेटेड एवरेज यूजेज है 1012 किलोग्राम।
तो अगर मैं राफे के कहने पे चलता हूं तो मैं सेफ्टी स्टॉक कितना रख रहा हूं? कोई भी नहीं, क्योंकि जब एवरेज यूसेज ही 1012 है और आप 1000 यूनिट्स पे नया ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, तो नया ऑर्डर पहुंचने से पहले आपका पुराना ऑर्डर खत्म हो चुका होगा। वेरएस बाकियों ने मुझे कहा 1120 पे करें, तो मेरे पास 108 यूनिट्स का सेफ्टी स्टॉक होगा। अच्छा, यहां पे मुझे राफे के मशवरे पे कोई होल्डिंग कॉस्ट बियर नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन बाकी बच्चों के मशवरे पे मुझे होल्डिंग कॉस्ट बियर रहेगी। जबकि ऑन द अदर हैंड राफे के मशवरे पे मुझे स्टॉक आउट कॉस्ट का खतरा है, और बाकी बच्चों के मशवरे पे मुझे स्टॉक आउट का खतरा लाहक नहीं है। अब यूं मिसाल ले लें कि जिस तरह हम गाड़ी की इंश्योरेंस करवाएं, अगर हम कभी अपनी कार की इंश्योरेंस करवाते हैं, प्रैक्टिकली क्या होता है, अगर आप लोगों को इल्म नहीं है, तो मिसाल मेरी 20 लाख रुपए की गाड़ी है, मैं किसी इंश्योरेंस कंपनी को कहता हूं कि यार मेरी गाड़ी को अगर पूरे साल में कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो मुझे डर लग रहा है कि मुझे ज्यादा पैसे भरने पड़ जाएंगे। इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि जारी टेंशन क्यों लेता है, आप एक काम करो, मुझे 4% प्रीमियम पे कर दो। अच्छा, 4% प्रीमियम देने का मकसद क्या है कि 20 लाख रुपए का 4% बनेगा 80,000 रुपए। वो 80,000 रुपीज मैं इंश्योरेंस कंपनी को सालाना जमा करवाऊंगा। इससे मुझे फायदा ये होगा कि अगर गाड़ी का एक्सीडेंट होता भी है तो मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसकी डेंटिंग पेंटिंग का जितना भी खर्चा है वो इंश्योरेंस कंपनी भरेगी। ऑन द अदर एंड एक ख्याल आता है कि अगर पूरे साल में गाड़ी का एक्सीडेंट ही ना हो तो कंपनी कहेगी कि भाई फिर वो 80,000 रुपए गए। अच्छा, अब मेरे पास दो चीजें हैं कि क्या मैं इंश्योरेंस कॉस्ट भरूं या फिर जब भी एक्सीडेंट होगा तो उसकी रिपेयरिंग कॉस्ट में खुद से भर लूं। इश्यू क्या है कि इंश्योरेंस प्रीमियम आपने एनी हाउ पे करना ही करना है, एक्सीडेंट होता है नहीं होता आपने पे करना है। जबकि सेल्फ रिपेयरिंग कॉस्ट हमें कब पे करनी है? ओनली इज इन केस ऑफ एक्सीडेंट। अब दोनों का अपना अपना फायदा है, दोनों का अपना अपना खतरा है। अगर एक्सीडेंट हो जाता है और उसको रिपेयर करने का खर्चा करीबन 1.5 लाख रुपए है, मैं तो शुक्राने के नफल अदा करूंगा अगर मैंने इंश्योरेंस करवाई हुई होगी, क्योंकि मैं 80,000 रुपए की इंश्योरेंस करवा चुका और यहां 1.5 लाख रुपए का खर्चा कंपनी के गले आ गया, बचत हो गई अपनी। अगर पूरा साल गाड़ी को स्क्रैच तक नहीं आया या अगर हल्का सा माइनर एक्सीडेंट हुआ जिसका खर्चा कोई 5-6 हजार रुपए हुआ, मैं कहूँ यार हालत देख, 5-6 हजार रुपए का खर्चा था, मैंने 80,000 रुपए में काम करवाया है। तो एक इंश्योरेंस प्रीमियम पे करने से आपको सिर्फ इस बात का फायदा है कि कोई अनसर्टेनिटी नहीं रहेगी। जबकि रिपेयरिंग कॉस्ट में ये अनसर्टेनिटी हमेशा रहेगी। खुदा ना खास्ता गाड़ी का कोई मेजर एक्सीडेंट हो जाता है, उसका 5-6 लाख रुपए का खर्चा है, तो हम बोलेंगे यार सस्ता पड़ गया, महंगा, फजूल में पैसे बचाने की कोशिश की, इससे अच्छा था 80,000 रुपए कंपनी को दे देते
तो ये 4.5-5 लाख रुपए की डस्ट तो नहीं लगती, वो कंपनी को लग जाती। लेकिन अब दोनों तरफ एक अपना मजा है, दोनों तरफ का अपना एक नुकसान है। सेम केस गोज है, अगर आप सेफ्टी रखते हैं यानी होल्डिंग कॉस्ट पे करते हैं, तो होल्डिंग कॉस्ट सॉर्ट ऑफ एक इंश्योरेंस प्रीमियम है जो कि आपने पे करना ही करना है, चाहे स्टॉक आउट होता है नहीं होता। वेर एज स्टॉक आउट कॉस्ट में अगर आप इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं पे करते, तो एक अनसर्टेनिटी हमेशा रहेगी कि अगर स्टॉक आउट हो गया और मैंने अपने पास कुछ बफर नहीं रखा, बैकअप नहीं रखा, तो मारे जाएंगे। ऐसे केस में हम एक कंपैरिजन करते हैं कि क्या कंपनी को सेफ्टी स्टॉक रखना चाहिए। याद रहे, अगर रखेंगे तो आपको बिला जवाज भी उसकी होल्डिंग कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। स्टॉक आउट होता है नहीं होता, कोई सरोकार नहीं है, होल्डिंग कॉस्ट आपको भरनी ही पड़ेगी। जबकि उसके ऑपोजिट कंपनी स्टॉक आउट का रिस्क ले सकती है, और अगर स्टॉक आउट हो गया तो कंपनी को स्टॉक आउट कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी, जो कि मे बी सिवियर हो। जिस तरह मैं आपसे पूछूं कि एक होती है मेंटेनेंस कॉस्ट और एक होती है रिपेयर कॉस्ट। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग? मेंटेनेंस हम विदाउट एनी डैमेज करते रहते हैं, यस, ताकि कुछ खराब ना हो। सो मेंटेनेंस कॉस्ट इज बेसिकली रेगुलर, और रिपेयर मतलब जब नुकसान हो जाए। करेक्ट। अब अगर करेक्ट मेंटेनेंस में ऑयल चेंज वगैरह, अब हम एक काम करते हैं, हम कहते हैं यार छोड़, गाड़ी चल तो रही है, ऑयल चेंज क्यों कराऊं, और पिकअप सही है, स्पीड भी सही है, फ्यूल एवरेज भी ठीक आ रहा है। तो कोई बोलेगा यार तुम्हें 4,000-5,000 किलोमीटर गाड़ी तुम्हारी चल चुकी है, तुमने ऑयल चेंज नहीं कराया। तो आप बोलोगे सर फजूल में क्यों कराऊं, जब चल रही है तो चल रही है ना। मैं फजूल में फिल्टर चेंज क्यों कराऊं, जब चल रही है तो चल रही है ना। तो ऐसा भी माइंडसेट आपका हो सकता है कि आप चला लें, सही कह रहे हैं, चला लें, लेकिन खुदा ना खास्ता कल को जब खराबी होगी ना, तो सस्ता पड़ गया महंगा। सेम हिसाब होगा कि जहां हमारा ऑयल चेंज और फिल्टर चेंज या ट्यूनिंग का खर्चा आना चाहिए था 10,000 रुपए तक, अगर इंजन में फॉल्ट आ गया या उसके वॉल चौक हो गए, तो वो खर्चा जो 10,000 रुपए में होना चाहिए था, वो में भी इंजन चेंज तक चला जाए, या इंजन के जनरल तक चला जाए, जो कि 40 से 50,000 रुपए तक का खर्चा है। इसी तरीके से गाड़ी के हिस्से में अगर आपको कभी थोड़ी आवाज महसूस हो, या आप जनरली कहें कि यार मुझे 2 महीने हो गए हैं, या गाड़ी को मैंने 8,000 किलोमीटर चला लिया है, थोड़ा हिस्सा चेक करवा लेता हूँ, प्रेस करवा लेता हूँ, उसके कैंची बुश वगैरह टायर और चेक करवा लेता हूँ, टाइट करवा लेता हूँ, तो हालांकि गाड़ी अभी चल रही है, कोई एक्सल में आवाज नहीं है, कोई एक्सल के बूट नहीं फटे हुए, कोई आवाज नहीं है गाड़ी में, बिल्कुल बेहतरीन चल रही है। लेकिन आप एहतियातन उसका हिस्सा रिपेयर करवा लेते हैं या हिस्सा मेंटेन करवा लेते हैं, खर्चा कम आएगा। प्रेसिंग करवाओगे 3-4 हजार रुपए का खर्चा आ जाएगा। लेकिन अगर हिस्से का काम निकल गया, तो हिस्से के जनरल करीबन 25 से 30 हजार रुपए का खर्चा है।
सेम केस यहाँ पे अप्लाई हो रहा है कि कंपनी के पास दो ऑप्शंस है, या तो वो लाइफ में डेयरिंग करे और स्टॉक आउट का खतरा ले ले। कहते हैं अल्लाह मालिक है, जब होगा जब देख लेंगे। और स्टॉक आउट जब होगा तो नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। ऑल्टरनेटिवली ऐसा पॉसिबल है कि कंपनी ऐसे खसड़ में हाथ ही नहीं डाले, सिंपली ये करे कि जब मैं अपने पास कुछ सेफ्टी स्टॉक रख लूं और स्टॉक आउट के चांसेस ही किल कर दूं। उससे आपको होगा ये कि फॉर श्योर आपको स्टोरेज कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, लेकिन उससे स्टॉक आउट से आप बच सकते हैं। मैं अभी यहाँ पे इसको पॉज दे रहा हूं। कल की क्लास में हम इसके क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे कि स्टॉक आउट कॉस्ट ज्यादा बेहतर होगी कि होल्डिंग कॉस्ट। डेफिनेटली इसका कोई यूनिवर्सल आंसर नहीं है कि हम सारी कंपनीज को एक ही मशवरा दें। सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करेगा। जैसा सिचुएशन हमें क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर बना के देगा, उस हिसाब से हम उस कंपनी को बताएंगे कि आपके लिए स्टोरेज कॉस्ट रखना बेहतर है, यानी होल्डिंग कॉस्ट यानी सेफ्टी स्टॉक रखना बेहतर है, या फिर आपके लिए बेहतर होगा कि आप स्टॉक आउट को मुंह दे दें। अगर स्टॉक आउट का नुकसान कम हुआ तो स्टॉक आउट, अगर होल्डिंग कॉस्ट का खर्चा कम हुआ तो हम होल्डिंग कॉस्ट को प्रेफर करेंगे। किसी को कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। बाकी टॉपिक को मैं आज यहाँ पे रोक रहा हूँ और होपफुली हम कल की क्लास में इस एरिया को कवर करेंगे। बाज स्टूडेंट्स को ये चीजें और कैलकुलेशन समझ में मुश्किल आती हैं, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं आपको डराऊं, लेकिन लेकिन इतना भी हैवी नहीं है कि किसी को समझ में नहीं आए। अगर आप इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। बुक के अंदर आप इसको पढ़ेंगे तो बुक से आपको ये चीज समझ में नहीं आएगी, क्योंकि उसने सिर्फ एक आध क्वेश्चन दे दिया है और उसको सॉल्व करके जान छुड़ा लिया है। तो बच्चा जब उस क्वेश्चन को सॉल्व करता है तो उसको पहले नहीं पड़ता कि ये कर क्या रहा है। जबकि हम इसके डेफिनेटली पूरी लॉजिक्स डिस्कस करेंगे और आपके जो भी कंफ्यूजन है उसको दूर करेंगे, तो आपको बड़े मजे से समझ में आ जाएगा। फिर इसके पास्ट पेपर्स में जितने भी क्वेश्चन हैं, 3 से 4 बार आई पर्सनली बिलीव आ चुका है, तो हम उसको अटेम्प्ट कर लेंगे इंशाल्लाह कल ही की क्लास में।